हाँ, अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट अब हमने जो करना है, इससे पहले आपने दो चैप्टर किए थे। एक हमने न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ का चैप्टर किया है, उसके बाद हमने रेडियो एक्टिविटी का चैप्टर किया था। अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशंस क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, और देन उनके डिकेज़ के बारे में हमने थेरीज़, डिके क्या है और उसके बिहाइंड थेरी क्या है वो डिस्कस किया है। अब हम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके न्यूक्लियर फिज़िक्स के, जो हैं न्यूक्लियर पार्टिकल डिटेक्टर्स के। यानी कि अभी आपने अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशन टाइप्स पढ़ी हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, उसके बाद फिर हमने उनका डिके पढ़ा है। तो अगर किसी जगह पे ये रेडियो एक्टिव जो है मटेरियल एग्जिस्ट कर रहे हैं, या कहीं पे रेडिएशन अगर मौजूद है, तो आप उसकी एग्जिस्टेंस को कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपने टेम्परेचर चेक करना है तो आप किसी थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करते हैं, तो आप हीट की मेजरमेंट करते हैं। इसी तरह से अगर कहीं पे रेडिएशन मौजूद है, रेडियो एक्टिविटी मौजूद है, कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल मौजूद है, तो उसकी एग्जिस्टेंस आप किस तरह से कंफर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो है वो न्यूक्लियर पार्टिकल डिटेक्टर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। इनको हम डिटेक्टर्स भी बोलते हैं, और सम टाइप्स में हम इसे काउंटर्स भी बोलते हैं। डिटेक्टर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी भी किस्म की जो रेडिएशन है उसको डिटेक्ट करने के लिए काम आते हैं। और काउंटर हम इसको इसलिए भी बोल सकते हैं कि उस रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, वो भी हम इससे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर पार्टिकल डिटेक्टर्स हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम इससे डिटेक्शन कर सकते हैं कि जब भी कोई रेडिएशन किसी मटेरियल के साथ या चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन करता है, तो उसका ये इंटरेक्शन डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अभी मैंने जब आपको गैमा रेडिएशन के इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन का बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो गैमा रेडिएशन है, जब ये किसी मैटर के साथ इंटरेक्शन करती हैं तो डिफरेंट टाइप के मैकेनिज़्म हो सकते हैं। पेयर प्रोडक्शन हो सकता है, पेयर प्रोडक्शन हो सकता है, कॉम्पटन इफेक्ट हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। लेकिन ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा था? ये डिपेंड कर रहा था एनर्जी ऑफ द गैमा रेडिएशन। तो इसी तरह से जब भी रेडिएशन जो है वो डिफरेंट चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करती है, तो वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो यही जो इसकी डिपेंडेंस है, ये देख के इसकी पार्टिकल्स के साथ और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इससे इस पे वो किस तरह से किन प्रॉपर्टीज़ पर वो डिपेंड करती है, किन फैक्टर्स पे उसका इंटरेक्शन जो है वो डिपेंड करता है। ये सब यूज़ करके हम जो डिटेक्टर्स जो हैं या काउंटर्स जो हैं वो फैब्रिकेट करते हैं। अब देखें, जो चार्ज पार्टिकल है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है अल्फ़ा बीटा, जो है ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, या आयोनाइजेशन कर सकते हैं, इनको तो हम डायरेक्टली डिटेक्ट कर सकते हैं। बट जो असल इशू होता है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स का होता है कि न्यूट्रल पार्टिकल्स जो हैं उसको हम डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते, उनको इनडायरेक्टली डिटेक्ट करते हैं। और उनके हम सेकेंडरी इफेक्ट के साथ, यानी कहीं न्यूट्रल पार्टिकल जाए, न्यूट्रॉन जाए कहीं जाके और वो कोई फिनोमिना करे, उस फिनोमिना के रिजल्ट में चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हों, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी इफेक्ट। कुछ सेकेंडरी इफेक्ट जो है उससे हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 5 है, उसका टॉपिक है न्यूक्लियर पार्टिकल डिटेक्टर्स। अब ये डिटेक्टर्स जो हैं इसको हम 2 कैटेगरी में डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि इनका वर्किंग प्रिंसिपल डिफरेंट है। तो इस वर्किंग प्रिंसिपल की वजह से हम इनको 2 टाइप्स में डिफ़ाइन करते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट टाइप जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर है, और सेकेंड टाइप जो है वो इसकी ट्रैक डिटेक्टर्स है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर क्या है कि जब भी आप कोई चार्ज पार्टिकल, मसलन अल्फ़ा रेडिएशन है या बीटा रेडिएशन, जब भी कोई आप चार्ज पार्टिकल को किसी इस डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर में से पास करवाएंगे, तो आपके पास करंट पल्सेस प्रोड्यूस होंगी, और उन करंट पल्सेस को आप एम्पलीफायर के ज़रिए एम्पलीफाई कर सकते हैं, और फिर आप उनको एनालाइज कर सकते हैं। उससे आप इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी और स्पेक्ट्रम जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें आयोनाइजेशन होती है, यानी कि इन डिटेक्टर के अंदर गैस होती है, इनकमिंग रेडिएशन यहाँ पे आयोनाइजेशन करती है, आयोनाइजेशन के रिजल्ट में आयंस बनते हैं जहाँ से करंट पल्सेस प्रोड्यूस होती हैं, और उन करंट पल्सेस को एम्पलीफाई करने के बाद हम डिटेक्ट या मेयर कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो टाइप्स आती हैं, आयोनाइजेशन चैम्बर है, इसमें प्रोपोर्शनल काउंटर है, जीएम काउंटर है जिसे हम गीगर मुलर काउंटर भी कहते हैं, सेंटिलेशन काउंटर भी है, कॉरेनकोव काउंटर भी है, और सेमी कंडक्टर डिटेक्टर्स भी हैं। ठीक है,
जो सेकंड है ट्रैक डिटेक्टर्स। अच्छा, यहाँ पे तो हम जो काउंटर की जो पल्सेस बनती हैं, पल्सेस को एम्पलीफाई करके एनालाइज और स्टडी करते हैं। ट्रैक डिटेक्टर में क्या होता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी, तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे ट्रैक डिटेक्टर्स। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अजान की वजह से मैंने इसमें ब्रेक दिया है। तो ट्रैक डिटेक्टर्स में क्या होता है कि ये ऐसे डिटेक्टर्स हैं कि जो चार्ज पार्टिकल जब इनमें से पास करते हैं तो वो आयनाइजेशन करते हैं। तो जो आयनाइजेशन के बाद जो चार्ज पार्टिकल बनते हैं वो जिस ट्रैजेक्टरी पे या जिस पाथ पे वो मूव करते हैं तो वहाँ वो इस किस्म का फिज़िकल फिनोमिना करते हैं कि वो एक क्लाउड या एक ट्रैक जो है वो बनाते हैं, और उस क्लाउड से उसकी थिकनेस से हम जो है वो, और उसकी ट्रैजेक्टरी से हम जो है रेडिएशन टाइप, किस किस्म की रेडिएशन है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, उसका एस्टिमेट लगाते हैं। इस किस्म की जो डिटेक्टर्स हैं उसमें हमारे पास क्लाउड चैम्बर हैं, बबल चैम्बर्स हैं, उसके बाद न्यूक्लियर इमल्शन डिटेक्टर्स हैं और स्पार्क चैम्बर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं आपको एक जनरल बताऊंगी कि मतलब एक जनरल वर्किंग प्रिंसिपल है जिस पे बेस करते हैं हमारे 3 काउंटर्स। ठीक है, हमारे 3 काउंटर्स कौन कौन से, गैस फील्ड आयोनाइजेशन, प्रोपोर्शनल एंड जीएम काउंटर्स। ये 3 काउंटर हैं। इसमें आपको मैं इसके पहले बता देती हूँ कि बेसिक्स ये हैं कि एक ही तरह इस काउंटर का डिज़ाइन एक ही है, एक तरह की डिज़ाइनिंग है, एक ही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, एक ही तरह का इसका मैकेनिज़्म है, एक ही इसमें प्रोसीजर होगा। फ़र्क क्या होगा कि हम अप्लाइड वोल्टेज, जो इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसको हम वेरी करते जाएंगे तो हमारा एक काउंटर दूसरी टाइप के काउंटर में चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इन तीनों को एक ही हेडिंग में देखना है, यानी कि एक ही तरह का इनका वर्किंग प्रिंसिपल होगा। ठीक है, तो उस वर्किंग प्रिंसिपल को हम ज़रा जनरली देख लेते हैं। ये उसकी डिज़ाइनिंग होगी। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक चैम्बर है जिसके अंदर हमारे पास गैस जो है वो फिल होती है। ठीक है, अब इसके अंदर ये एक थिन वायर है जो कि सेंट्रल एनोड के तौर पे काम करती है, और ये जो है आपकी वायर, ये आपकी जो साइड्स और सिलेंडर में बिल्कुल एक दूसरे से आइसोलेट है, यानी कि ये सेंटर में एग्जिस्ट करती है और ये जो साइड्स हैं इसकी कंटेनर की उससे ये सेपरेट है। अगर आप देखो तो थ्रू द रजिस्टर, ये जो आपकी एनोड है ये यहाँ पे कनेक्टेड है टर्मिनल के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो जो आपका कंटेनर है उसके साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह से आपके पास 2 इलेक्ट्रोड बन गए, एक सेंट्रल एनोड है और दूसरा आपका कैथोड है। ठीक है, तो इस जो आपका सिलेंडर है इसके अंदर कोई ना कोई हम इनर्ट गैस, जो ऐसी गैसेस जो आयोनाइज हो सकती हैं वो इसके अंदर जो है वो फिल करते हैं, और यहाँ से जब आप गैस को फिल करते हैं और इसके ऊपर कोई रेडिएशन इस पे फॉल करवाते हैं, इस पे कोई इसकी साइड्स पे या इसकी सरफेस पे कहीं भी एक नैरो विंडो लगाई जाती है जो कि बहुत स्मॉल थिकनेस की होती है, और वो इस तरह से बनाई जाती है कि वो कम से कम इंसिडेंट रेडिएशन को अब्जॉर्ब करे और ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन जो है उसको इसके अंदर एंटर होने दे। अब जब वो रेडिएशन इस गैस सिलेंडर के अंदर एंटर होती है तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या गैस के जो एटम्स हैं, इसके अंदर गैस के जो एटम हैं उससे वो एनर्जी ट्रांसफ़र करती है और आयनाइजेशन होती है। तो गैस की जब आयनाइजेशन होती है तो आपको पता है पॉजिटिव और
नेगेटिव आयंस बनते हैं। तो पॉजिटिव आयंस जो हैं वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और जो नेगेटिव आयंस हैं वो सेंट्रल एनोड की तरफ कलेक्ट हो जाते हैं और हमारे पास एक करंट पल्स जो है वो जनरेट होती है जो कि थ्रू द रजिस्टर आर हमें मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमने इसकी आउटपुट पे एम्पलीफायर लगाया कि जो हमारे पास करंट पल्स बनी है यहाँ पे उसको हम एम्पलीफाई कर सकें एनालाइज करने के लिए और उसको हम काउंट भी कर सकें। ठीक है, तो ये जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है जो कि हमने यूज़ करना है गैस फील्ड डिटेक्टर्स के लिए। अब मैंने आपको बताया कि इन सब का फ़र्क क्या होगा कि ये जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इस वोल्टेज के अप्लाई करने की वजह से अप्लाइड वोल्टेज की वजह से यहाँ पे जो गैस के अंदर आयोनाइजेशन कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है वो चेंज होगी और जो आप इनकमिंग रेडिएशन है उसकी एनर्जी के हिसाब से आयोनाइजेशन चेंज होगी। तो इसकी बेस पे वर्किंग प्रिंसिपल यही रहेगा, बट अप्लाइड वोल्टेज की वजह से हम उसको कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, कि आयोनाइजेशन है या प्रोपोर्शनल है या जीएम काउंटर है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक मैकेनिज़्म, ये तो आपको मैंने डायरेक्ट मैकेनिज़्म बता दिया। अब यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल तो यही है। यहाँ पे दो फैक्टर्स जो हैं वो उनको डिस्कस करना ज़रूरी है। एक इसमें मल्टीप्लिकेशन है और दूसरा जो है वो रिकम्बिनेशन है। मल्टीप्लिकेशन में मैं आपको ये बताऊं कि क्या होगा, मल्टीपल हो जाना यानी कि नंबर ऑफ़ आयंस या जो आयनाइजेशन हो रही है उसका ज़्यादा हो जाना। यानी अब मैंने एक तो आपको बताया कि इसके अंदर गैस मौजूद है और जब आप इस पर रेडिएशन फॉल करवाते हैं तो आयंस बन जाते हैं। अच्छा, जब ये आयंस अपने ऑपोजिट पोलैरिटी के इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट पर, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करती है जो इनको एक्सिलरेट करती है। तो जब ये ज़्यादा एनर्जी के साथ एक्सिलरेट होते हैं तो एक्सिलरेशन के दरमियान ये मज़ीद कुलयन करते हैं वॉल्स के साथ भी और मज़ीद एटम्स के साथ भी। तो नंबर ऑफ़ आयंस जो हैं वो बढ़ते जाते हैं, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो जितनी ज़्यादा आपका अप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा आपका जो मल्टीप्लिकेशन है, आयनाइजेशन की जो मल्टीप्लिकेशन है वो ज़्यादा होगी। रिकम्बिनेशन क्या है, जब आयंस बन जाते हैं और वो अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्ट में कुछ आयंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ दोबारा से रिकम्बाइन होकर न्यूट्रल एटम्स बना लें। ठीक है, तो ये कम अमाउंट होती है और जितना ज़्यादा अप्लाइड वोल्टेज आप ज़्यादा करते जाएंगे तो रिकम्बिनेशन जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने इसी दो चीज़ों को यूज़ करना है और इसी वर्किंग प्रिंसिपल को हमने यूज़ करना है। और यहाँ पे जो आपको मैं ग्राफ जो है वो मेन बता देती हूँ। ये हमारा जो मेन ग्राफ है, अब यहाँ पे देखें ये अप्लाइड वोल्टेज इधर हम ले रहे हैं और इधर इनपुट हाइट ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको रीड करेंगे तो आप एक टर्म यूज़ करेंगे पल्स हाइट की। पल्स हाइट क्या है कि आपने जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है आयोनाइजेशन को तो अब वो विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड वोल्टेज जब आप उसकी आयोनाइजेशन फैक्टर या कितनी आयोनाइजेशन हो या उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो जो पल्स बनती जाएगी वो जिस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी आप वहाँ से उसकी पल्स हाइट जो है वो डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। एक्चुअली ये देखें यहाँ पे जब जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये जो पल्स है ये हायर वैल्यूज़ की तरफ जा रही है तो इसे हम पल्स हाइट कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपके पास अप्लाइड वोल्टेज है और यहाँ पे आपके पास पल्स हाइट है। इसे आप पल्स हाइट भी कह सकते हैं, इसे आप जो आपकी करंट पल्स प्रोड्यूस हो रही है वो भी कह सकते हैं, इसको आप आयोनाइजेशन भी बोल सकते हैं जो हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको रीजन्स में डिवाइड किया गया है। ए रीजन है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। ये रीजन किस तरह से बनाए गए, वोल्टेज लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ वोल्टेज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँगी यहाँ पे 10 वोल्ट है, फिर ये जो है वो 30 वोल्ट हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 60 है, फिर इस तरह से हम वोल्टेज जो है अप्लाइड वोल्टेज है वो बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, अब इंसिडेंट रेडिएशन के तौर पे हम दो तरह की रेडिएशन ले रहे हैं। अगर अल्फ़ा रेडिएशन को डिटेक्टर के ज़रिए डिटेक्टर से पास करवाएं तो कैसी कर्व बनेगी, अगर हम बीटा टाइप की रेडिएशन को उस डिटेक्टर में पास करवाएं तो किस तरह की कर्व। ये दो डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस के लिए ये कर्व जो है वो यहाँ पे ड्रा की गई हुई है। एक्स एक्सिस पे आपका वोल्टेज है। ठीक है,
अच्छा जी, ए जो है आपका रीजन जो है ये बहुत स्मॉलर रीजन होता है और इसमें हम ये कहते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज कम होता है, तो कम वोल्टेज होने की वजह से रिकम्बिनेशन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसको हम रिकम्बिनेशन रीजन भी बोलते हैं। तो अभी मैंने आपको पीछे भी ये चीज़ बताई है कि जितना ज़्यादा अप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा होगा, रिकम्बिनेशन के चांसेस जो हैं वो कम हैं। तो यहाँ पर जो बिल्कुल ये स्टार्ट का रीजन ए है, इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे रिकम्बिनेशन जो है वो उसके चांसेस ज़्यादा हैं और बहुत कम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो यहाँ पे नंबर ऑफ़ आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रोड्स पे कलेक्ट होते हैं, यानी या रिकम्बाइन हो जाते हैं और या सारे के सारे कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम जो है वो वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज़ करते जाएं तो ये देखिए रिकम्बिनेशन जो है वो इसका कम होता जाएगा, ठीक है, और आयन पेयर जो हैं वो कलेक्ट होते जाएंगे अपने कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड्स पे। ये जो रीजन है बी रीजन जो है, इसको हम आयोनाइजेशन चैम्बर का रीजन कहेंगे। यानी कि अगर मैं वही वाला सारा सेटअप ले लूँ जो मैंने आपको पीछे दिखाया है, वही वाला एक्सपेरिमेंटल सेटअप करूँ और एक स्पेसिफिक जो है वोल्टेज अप्लाई करूँ, तो वो आपका डिटेक्टर बिहेव करेगा एज आ आयोनाइजेशन चैम्बर, जिसमें आयोनाइजेशन होएगी। और जितने ये देखें इसकी जो कर्व है वो फ्लैट टाइप है। तो फ्लैट का मतलब ये है कि जितने आपने वोल्टेज दिया है, जितने आयंस प्रोड्यूस हुए वो सारे के सारे कलेक्ट हो गए, ठीक है। तो अब आगे देखें, अगर हम इसको फर्दर इंक्रीज़ करें पोटेंशियल को, तो ये कर्व देखें, ये आपको इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ इस रीजन को, सी रीजन को हम प्रोपोर्शनल काउंटर का रीजन बोलते हैं। प्रोपोर्शनल काउंटर का रीजन बोलने का मतलब ये है कि जब जितना वोल्टेज हमने आयोनाइजेशन चैम्बर के लिए दिया था, अगर हम उससे ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएं, उससे ज़्यादा वोल्टेज कर दें, तो वही आपका सिस्टम जो है एज ए प्रोपोर्शनल काउंटर काम करेगा। और इसको हम प्रोपोर्शनल काउंटर इसलिए बोलते हैं कि जो पल्स हाइट है, जो हाइट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल, कि जितनी एनर्जी उसकी ज़्यादा होती जाएगी उतनी ही पल्स की हाइट जो है वो ज़्यादा होगी। यहाँ पे हमने कोई ऐसी पल्स हाइट की बात नहीं की, यहाँ पे हमने कहा जितने आयंस प्रोड्यूस हो गए वो सारे के सारे कलेक्ट हो गए। यहाँ पे जितनी आप हाइट जो है वो देख रहे हैं इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपके जो इनकमिंग रेडिएशन है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब यही जो अगर हाँ आप देखें डी रीजन में चले जाएँ, डी रीजन में आपको कोई ख़ास मतलब इसमें इफ़ेक्ट नज़र नहीं आ रहा, यही कर्व जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। हम ये कहते हैं कि यहाँ पे इसका प्रोपोर्शनल बिहेवियर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डी रीजन तक जाके वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगा इस पॉइंट पे जाके, वही चीज़ चल रही है और ये दोनों रेडिएशंस के लिए कर्व जो है वो एक जैसा ट्रेंड लेके जा रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें जो ई रीजन है, जब हम फर्दर यहाँ से भी हमने सी से डी में आने में भी कुछ वोल्टेज इंक्रीज़ किया है, डी से जब हम ई में आ रहे हैं, आप देखें कि जहाँ ये वाला जब वोल्टेज आएगा तो यहाँ पे हमें 2 की बजाय एक कर्व नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ई रीजन में जो मल्टीप्लिकेशन है सेकेंडरी आयंस की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। यानी कि यहाँ पे तो इनिशियल आयोनाइजेशन थी, एक्सिलरेशन वोल्टेज बढ़ता जा रहा है तो एक्सिलरेट होते जा रहे हैं और मज़ीद आयंस प्रोड्यूस होते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है वो यहाँ पे आके ज़्यादा हो जाता है। और जो कर्व्स हैं अल्फ़ा और बीटा की वो एक कर्व शो करवा रही हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आयोनाइजेशन करंट है वो इनिशियल आयोनाइजेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है ना। अब ये देखें ना, यहाँ पे इनिशियली वैल्यू हाइट बी के लिए और यहाँ के लिए ये हाइट जो है वो अल्फ़ा के लिए है। अब ये पैटर्न चलता जा रहा है, यानी कि आप अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन कर्व जो है बीटा के लिए उसकी हाइट अल्फ़ा की हाइट से कम है। बट यहाँ पे जाके क्योंकि इनिशियली ही जो गैप है वो चल रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद दोनों कर्व सेम हो गए। इसका मतलब अब यहाँ पे बीटा और अल्फ़ा सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं या सेम आयोनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे वो दोनों इंडिपेंडेंट हो गए कि स्टार्ट में क्या था और स्टार्ट में आयोनाइजेशन कितनी हुई थी, दोनों एक ही कर्व से रिप्रेजेंट हो रही हैं, ठीक है। ये रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। इस रीजन में जब भी कोई डिटेक्टर ऑपरेट कर रहा होगा तो उसको हम गीगर मुलर काउंटर या GM काउंटर बोलते हैं, ठीक है।
अब आप यहाँ से देखें, यहाँ पे भी इसमें कोई इंक्रीजिंग ट्रेंड ज़्यादा नहीं है, यहाँ से कुछ ज़्यादा है, बट यहाँ पे ये कर्व फ्लैट रह रही है। यहाँ पे देखें जैसे ही हम ई से आगे जा रहे हैं तो एकदम यहाँ पे इंक्रीज़ हमें एक मिल रहा है पल्स की हाइट में। अब ये कौन सा रीजन है? यहाँ पे तो हमने कहा था आयनाइजेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे अगर हम इसको फर्दर और इंक्रीज़ कर देते हैं तो मल्टीप्लिकेशन आयंस की वो इस कदर ज़्यादा हो जाती है और वो इतना ज़्यादा करंट या प्रोड्यूस करती है कि वो स्पार्क या वो अपने इलेक्ट्रोड के अक्रॉस स्पार्क प्रोड्यूस करती है, और दूसरे लफ्ज़ में आप कहते हैं कि बर्न हो जाना किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का, ठीक है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि जो हमारा इस रीजन में जाके जो हमारा डिटेक्टर है वो इस कंडीशन में नहीं रहता कि वो फर्दर कोई डिटेक्शन कर सके या मेजरमेंट कर सके चार्ज पार्टिकल्स की और उसकी प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। तो ये तो हमने एक जनरल बिहेवियर बता दिया कि जो आपके गैस फील्ड डिटेक्टर्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स हैं उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और किस तरह से वोल्टेज को बढ़ाने से जो है आपका डिटेक्टर वो किस रीजन में ऑपरेट करता है, ठीक है। तो अप्लाइड वोल्टेज को वेरी करते जाएं तो उसका जो बिहेवियर है डिटेक्टर का वो किस तरह से चेंज होता जाता है और किस तरह से आयनाइजेशन पे फ़र्क है। तो इसके अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में हम इन चैम्बर्स की सेपरेटली कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे।